हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपरमाणुक आयन यानी पॉली एटॉमिक आयन्स। तो इसको पढ़ने से पहले इसके पिछले वीडियो को आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखिए बच्चों, उसको अच्छे से समझिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक आयन्स। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इससे पिछले चैप्टर में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिकों के जो जलीय विलयन है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अध्याय रासायनिक आबंधन ने हमने क्रियाकलाप फर्स्ट में देखा कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। इससे पहले बच्चों के चैप्टर में एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है विद्युत का सुचालक है तथा ये आयनित होकर सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन Cl- बनाता है। जैसे कि NaCl है, मान लीजिए बच्चों NaCl, ये अगर आयनित होगा तो किसमें होगा Na+ और Cl-। ठीक है ना, यानी ये घुलकर किसमें टूटता है Na+ और Cl-। ये यदि वही क्रियाकलाप हम सोडियम नाइट्रेट विलयन से करें तो ये भी वैद्युत का सुचालक है। सोडियम नाइट्रेट क्या होगा हमारा, तो ये भी क्या है बच्चों, विद्युत का सुचालक है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट में अगर हम जाते हैं NaNO3, ठीक है ना, यही सेम प्रोसेस हम किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो ये भी किसमें टूटता है Na+ और NO3-। ठीक है ना, यानी एक पे प्लस Na+ और NO3-। फिर ये भी क्या करता है, वैद्युत सुचालकता को दर्शाता है, यानी कंडक्टिविटी है इसमें भी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट भी एक आयनिक यौगिक है, यानी ये भी एक क्या है हमारा आयनिक कंपाउंड। इसमें भी NaCl के समान Na+ आयन है। इसका अर्थ है कि इस विलयन में Na+ आयन के अतिरिक्त एक ऋण आवेशित आयन यानी NO3- आयन भी है, जो एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु के कुल एक ऋण आवेश है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इस पर NO3 पर देखिए, NO3 में क्या है, एक तो नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है और इस पर एक ऋण आवेश है, यानी कि ये जो हमारा है एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन और एक ऋण आवेश है इस पर। फिर इसका अर्थ है, हाँ, परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब आप इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉली एटॉमिक आयन। ये बहुपरमाणुक है क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, यानी कि 4 एटम्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो ये हमारे 4 परमाणु हैं, यानी 4 एटम्स हैं बच्चों। तो ये हमारे किस में हो गए, बहुपरमाणुक आयन यानी पॉलिक एटॉमिक आयन्स। और आयन क्यों है, क्योंकि इस पर एक माइनस ऋण आवेश है। क्लियर हुआ। तो अब बहुपरमाणुक आयन वही है, यहाँ पर आप इसे कहें परमाणुओं के ऐसे समूह, ये समूह है ना NO3, यानी समूह है, इसमें 4 परमाणु हैं, 4 एटम्स हैं। तो परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बहुपरमाणुक आयन। जैसे NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, Na+ + NO3-। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं Na पर तो एक प्लस है, ये सिर्फ एक ही परमाणु है। अब इसमें बहुपरमाणु क्या होगा, NO3-। क्लियर हुआ, NO3-, ये क्या होगा हमारा बहुपरमाणु। तो अन्य आयनिक यौगिक भी पानी में विलय होने पर धन आयन तथा ऋण आयन में विभक्त होते हैं। जैसे अब आप देखिए इसमें और भी आयनिक यौगिक हैं, यानी आयनिक कंपाउंड है जो क्या करते हैं, पानी में विलय होते हैं, यानी हमारे ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तो NH4+ Cl-। अब इसमें देखिए, इसमें आप इजी वे में बता सकते हैं कौन सा बहुपरमाणुक है, तो इसमें अमोनियम आयन हमारा क्या है, बहुपरमाणुक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है और एक इस पर धन आवेश यानी एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसी तरीके से सोडियम सल्फेट Na+
सल्फेट पर देखिए -2 तो अब इन दोनों में कौन सा पॉलीएटॉमिक है? आयन। तो सल्फेट मूलक जो हमारा है वो हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक है, SO4-2। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि इसमें एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर जाते हैं तो कैल्शियम, ये सब हमारे क्या है? अगर आप इसमें देखते हैं Ca+2+2HO-। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बहु है? तो देखिए ये तो एक ही परमाणु है कैल्शियम का, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है हमारा, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, और एक क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो यही हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। अब सोडियम कार्बोनेट तो Na++CO3- पे 2 है, यानी कि इसमें कार्बोनेट जो है हमारा वो क्या है? कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है। और सोडियम जो हमारा है ये हमारा परमाणु आयन है। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही परमाणु है सोडियम का, इसमें 4 है, जैसे एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो बच्चों आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉलीएटॉमिक आयन। आप इजी वे में अगर कोई भी आयनिक यौगिक है वो एक प्लस और माइनस में टूट रहा है जलीय विलयन में विलय होने के बाद, तो आप इजी वे में उसको बता सकते हैं कौन सा इसमें पॉलीएटॉमिक आयन है, उसमें आप इजी वे में बता सकेंगे। देखिए उपयुक्त अभिक्रियाओं में बने अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और कार्बोनेट आयन बहुपरमाणुक आयन है। ये अभी हम लोग सब जान गए अच्छे से। आयनों पर जो आवेश होता है वही उसकी संयोजकता होती है। सारणी क्रमांक फर्स्ट में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। जो आयनों पर हमारा क्या है? जो आयनों पर हमारा क्या होता है? आवेश होता, वही उसकी संयोजकता होती है। ये क्लियर हुआ? और सारणी क्रमांक फर्स्ट में कुछ आयनों की संयोजकता क्या है बच्चों? वो यहाँ पर दी गई हुई है। जैसे एक संयोजी में, अब इसमें देखिए एक संयोजी Na+Ag+ अमोनियम, ये सब एक संयोजी हैं। जैसे ब्रोमाइड आयन, ठीक है ना, आयोडाइड आयन, ये सब हमारे, यानी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर एक निगेटिव चार्ज है, तो ये एक संयोजी। द्विसंयोजी में बच्चों जैसे कॉपर पर +2, जिंक पर +2, आयरन पर +2, मैग्नीशियम पर +2, सल्फाइड पर -2, कार्बोनेट पर -2, कार्बोनेट पर -2, तो ये हमारे क्या हैं? ये सब हमारे द्विसंयोजी, यानी इन पर दो चार्ज हैं, चाहे 2 हमारे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे 2 हमारे निगेटिव चार्ज हो। इसी तरीके से इस पे चाहे एक पॉजिटिव चार्ज हो चाहे एक निगेटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं बहुसंयोजी ऐसे होते हैं जिन पर एक या 2 से ज़्यादा चार्ज होता है। जैसे Al+3, तो इस पर कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। जैसे फास्फेट PO4 पर -3, ये क्या है हमारा? यहाँ पर फास्फेट है। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है? फास्फेट है। तो ये बहुसंयोजी है और ये भी हमारा क्या है? बहुसंयोजी है। तो PO4 -3, इस पर -3 है, इस पर +3 है, तो ये एक या 2 से ज़्यादा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुसंयोजी। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। जैसे कौन सा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट को पे देखिएगा, इस पर -1 है, तो ये क्या? एक संयोजी है। हाइड्रोक्साइड, इस पर भी माइनस है, तो ये भी -1 है, तो ये भी क्या हमारा? एक संयोजी। तो अभी हम लोगों ने पॉलीएटॉमिक आयन देखा और आयनों में बहुपरमाणुक आयन क्या कैसे होते हैं, कितनी वो जो एक ऐसे परमाणु का समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन, यानी परमाणुओं का समूह। तो इसमें अभी हम लोगों ने परमाणुओं को समूह के बारे में भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज से बच्चों। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मूलक यानी रेडिकल्स। क्या है हमारा? रेडिकल्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडिकल्स। तो बच्चों आप लोग ये बताइए, आप लोग अच्छे से प्रॉपरली वीडियो देखते हैं, समझते हैं ना?
और आप लोग ढंग से उसको अपने होमवर्क को भी करिए और करके टाइम पर बच्चों सेंड करिए। कुछ बच्चे रेगुलर होमवर्क भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों का नाम भी सेंड किया जाता है, देखकर अच्छा लगता है कि ये बच्चे अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा लगता है, हम टीचर्स को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में जब बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो अभी तो बच्चों आप लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम ही है कि हम लोग कंटिन्यू बेस पर आप लोग की क्लास ले नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, वीडियोस को प्रॉपरली देखिए और होमवर्क को सेंड करिए। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मूलक यानी रेडिकल्स। तो आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, देखिए आवेशित परमाणु हो तथा आवेशित परमाणुओं का समूह हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मूलक। ठीक, अब इसमें भी देख लेते हैं। मूलक में मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पर प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक, जैसे वो धन आयन जो धन आयन है, यानी कि मूलक। अभी आपने क्या सीखा, आवेशित परमाणु हो या परमाणुओं के आवेशित समूह, दोनों को क्या कहते हैं, मूलक। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। जो धन आयन जो क्षार से प्राप्त होंगे वो क्षारीय मूलक। जैसे अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है ना। अब क्षार से जो प्राप्त हो रहा है, जैसे Na प्लस OH माइनस, ये हमारा क्या है। अब दो तरीके से हमको आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं का समूह मिल रहा है ना इसमें। तो जो ऐसे धनायन जो क्षार से प्राप्त हो रहे हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा धनायन प्राप्त हो रहा है, Na+, तो ये हमारा क्या होगा, क्षारीय मूलक। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, क्षार है ना, इससे अमोनियम मूलक प्राप्त हो रहा है NH4+, तो ये भी क्या होगा, हमारा क्षारीय मूलक। यानी ये हमको क्षार से जो धन आयन प्राप्त होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, क्षारीय मूलक। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये Ca+2 और +2OH-, तो ये हमारा क्या है, जो Ca+2 है ये भी हमारा क्या है, क्षारीय मूलक। तो ये किससे प्राप्त हो रहा है, क्षार से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, दिए गए उदाहरण में सोडियम प्लस NH4+ यानी अमोनियम तथा कैल्शियम +2 क्षारीय मूलक हैं। ये सारे क्या हैं, क्षारीय मूलक हैं। प्रायः ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं वो अम्लीय मूलक हैं। जैसे अब इसको आप बहुत इजी वे में बच्चों समझ पाए गए होंगे कि क्षारीय मूलक वो हैं जो जिस पर धन आयन हो और जो क्षार से मिले, और ऋण आयन यानी अम्लीय मूलक कौन होते हैं, अम्लीय मूलक जो होते हैं वो ऋण आयन होते हैं, जो अम्ल से प्राप्त होते हैं वो अम्लीय मूलक, जैसे HCl। तो अब इसमें ऋण आयन क्या है, अब ये दो तरह के मूलक में टूटेगा, H++ Cl-, ठीक है। तो अब इसमें अम्लीय मूलक जिस पर ऋण आयन हो, तो ऋण आयन किस पर है, Cl- पर, और ये अम्ल से प्राप्त हो रहा है तो Cl- क्या हमारा अम्लीय मूलक। इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्या हमारा मिल रहा है, एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl- मिला, ये हमारा अम्लीय मूलक है। क्यों, क्योंकि इस पर ऋण आयन है। HNO3 से हमको क्या मिल रहा है, H+ NO3-, तो NO3- क्या है हमारा, ये भी हमारा नाइट्रेट है, यानी अम्लीय मूलक है। ठीक, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ और सल्फेट मूलक में पर क्या -2, तो ये हमारा क्या है, इस पर भी माइनस ऋण आयन मिल रहा है हमको, तो ये हमारा क्या, अम्लीय मूलक। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए लाइन नीचे दी गई है, दिए गए उदाहरण में Cl- यानी क्लोराइड, NO3- यानी नाइट्रेट तथा SO4- सल्फेट अम्लीय मूलक हैं। बच्चों इसको आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे कौन सा हमारा अम्लीय मूलक है और कौन सा हमारा ये क्षारीय मूलक है। तो आप इसमें आराम से इसको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा
तो अभी आप लोगों ने रेडिकल्स को अच्छे से समझा कि रेडिकल्स हमारे जो होते हैं आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के समूह को मूलक या रेडिकल्स कहते हैं बच्चों। और वो दो तरह के भी हम लोगों ने सीखा, एक धनात्मक ऋणात्मक। अब अम्लीय जो धन आयन होते हैं वो जो क्षार से मिलते हैं वो क्षारीय मूलक भी इनको कहते हैं, वो भी अभी हम लोगों ने जाना। जो ऋण आयन जो अम्ल से मिलते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं, वो भी हम लोग जाना। तो बच्चों आप इजी वे में आराम से निकाल लेंगे कौन सा हमारा अम्लीय मूलक है, कौन सा हमारा क्षारीय मूलक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। देखिए अब हम लोग इसको, एक पद्धति है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है ना। इसमें बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र की एक मेन पद्धति बच्चों क्रिस क्रॉस यानी आड़ा तिरछा पद्धति, इस पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, इसको ध्यान से देखिए। हम अब एक विशेष आड़ा तिरछा पद्धति के अनुसार आयनों पर उपस्थित आवेश अथवा संयोजकता का उपयोग करते हुए रासायनिक सूत्र लिखेंगे। देखिए आयनों के ऊपर जो आवेश है उसके द्वारा तथा या अथवा उसकी संयोजकता के द्वारा उस पर से हम क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। कुछ स्टेप होते हैं बच्चों, किस तरीके से रासायनिक सूत्र लिखें उसका हम क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। पहला है, जैसे सबसे पहले उदाहरण अगर हम लेते हैं बच्चों अमोनियम कार्बोनेट का, यानी NH4CO3 कैसे होता है, NH4 का हम लोग लिखते हैं NH4 का होल ट्वाइस CO3, तो ये कैसे हुआ NH4 का। अब हम लोग जैसे अमोनियम कार्बोनेट मान लीजिए आप ले रहे हैं उदाहरण में, NH4 का हम लोग होल ट्वाइस CO3 लिखते हैं ना, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 कैसे हुआ, इसमें क्या क्या स्टेप हुए ताकि ये हमारा रासायनिक सूत्र हमको प्राप्त हुआ। तो इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए पहला हम लोग ने एग्जाम्पल में ले रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट, क्या ले रहे हैं बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले संघटक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं। साधारणतः धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र बाईं तथा ऋणात्मक भाग का प्रतीक दाईं ओर लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें इन अमोनियम और कार्बोनेट, इसमें दो संघटक आयन मौजूद हैं, हमारे आयनों के प्रतीक सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सिंबल लिख लेंगे, यानी इनका प्रतीक सूत्र लिख लेंगे। जैसे सिंबल लिख लेंगे तो सिंबल अमोनियम का जो धनात्मक ये NH4 पे प्लस होता है ना, NH4 प्लस, तो उस पर कौन सा होता है, धन आयन होता है, तो उसको सबसे पहले किधर लिखते हैं, बाईं ओर, यानी हमारा लेफ्ट साइड में, ओके। और हमारा जो कार्बोनेट है ये हम इस पर क्या होता है -2, ये हमारा इस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी ये हमारा ऋणात्मक पोर्शन है। तो इसको हम लोग कब लिखे, एक तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लिखा, और इसको हम लोग यानी ऋणात्मक पोर्शंस को बच्चों राइट साइड में लिखते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी अभी हम लोगों ने पहले स्टेप में सीखा कि अगर किसी रासायनिक यौगिकों के सूत्र को लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्या लेते हैं, प्रतीक सूत्र लेते हैं, ठीक है ना, यानी सिंबल लिखते हैं। जैसे अमोनियम का सिंबल हमारा NH4 है और कार्बोनेट का CO3 है। अब इस पर अब हम तो जान रहे हैं कि NH4 पर प्लस है, CO3 पर -2 है, यानी एक हमारा प्लस चार्ज है और एक हमारा माइनस पे। तो हम प्लस वाले को लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लिखेंगे और जो निगेटिव चार्ज है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। ओके बच्चों, क्लियर। तो NH4CO3, तो ये बच्चों हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। फिर अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप में हम लोग संघटक आयनों की संयोजकता उसके नीचे लिख देंगे। तो NH4 है, NH4, ठीक है ना, NH4 की संयोजकता 1, क्यों, क्योंकि इस पर +1 था, क्लियर हुआ। अब CO3 -2 था ना, तो उसकी संयोजकता 2। सेकेंड स्टेप में देखिए ये लिखा गया, आपने पहले क्या लिखा, प्रतीक सूत्र लिखा, सिंबल लिखा या सूत्र लिखा। फिर यहाँ पर देखिए CO3 और इसकी संयोजकता नीचे लिखी, क्लियर। फिर आयनों की संयोजकता को आड़ा तिरछा करके यौगिकों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। देखिए ये आड़ा तिरछा, यानी इसकी संयोजकता को इधर आड़ा करेंगे और इसकी संयोजकता को ऐसे तिरछा, आड़ा तिरछा पद्धति से, ठीक है ना। फिर अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम का अनुपात 2 और कार्बोनेट का भाग 1 है,
यानी कि अगर हम इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इसकी संयोजकता को आड़ा तिरछा कर देंगे, तो जब आड़ा तिरछा किए तो ये 2 किधर जा रहा है, अमोनियम की तरफ, और 1 किधर जा रहा है, कार्बोनेट की तरफ। तो अमोनियम कार्बोनेट में अब आड़ा तिरछा में जब इसका भार ज्ञात किया तो अमोनियम का अनुपात कितना आ रहा है, 2, और कार्बोनेट का अनुपात कितना आ रहा है, 1। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर देखिए साफ, एकदम साफ इस तरीके से आड़ा तिरछा पद्धति में बना हुआ है। तो पहला हमारा था कि हम उनके संघटक जो हैं हमारे, उनका सिंबल लिखेंगे, प्रतीक या सूत्र लिखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में बच्चों, जिसमें उस सूत्र की, ये तो फर्स्ट स्टेप था प्रतीक और सूत्र लिखने का, सेकेंड स्टेप में उनकी संयोजकता लिखना था, और थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग जो है उसकी आड़ा तिरछा पद्धति के अनुसार उसकी संयोजकता को आड़ा तिरछा, जैसे ये इधर और ये इधर, ठीक है ना। अब इसका ये इस संयोजकता और इसके के आधार पर हमने इसका अनुपात निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसका अनुपात और इसका अनुपात। तो अमोनियम का अनुपात कितना आ रहा है, 2, और कार्बोनेट का अनुपात कितना आ रहा है, 1। क्लियर, इसको इजी वे में आप बना लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेप में है, बहुपरमाणुक आयन को पहले कोष्ठ में लिखते हैं, तत्पश्चात अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को पादांक के रूप में लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती, साथ में एक अंक भी नहीं लिखा जाता। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर ये बहुपरमाणुक आयन है तो ये बहुपरमाणुक आयन है ना हमारा NH4, ये बहुपरमाणुक है, तो बहुपरमाणुक आयन की जो अनुपात है उसको 2 लेंगे, यानी ये किधर जाएगा, इधर। अब ये 1 जो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 1 जो है इधर, इसको 1 लिखा भी नहीं जाता, 1 नहीं लिखा जाता, नेवर, कभी भी आपने देखा होगा 1 नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ पे 2 होता तब इसको क्या करते आप लोग, यहाँ पे तब यहाँ पे 2 लिखते, लेकिन हमारा ये जो बहुपरमाणुक आयन है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको होल ट्वाइस में लेंगे यानी कोष्ठक में, और 1 इधर क्रॉस करेंगे तो 1 लिखा नहीं जाएगा कभी। तो इसका फार्मूला क्या बन के आएगा, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये हमारा क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। देखिए अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र ये है। अब कुछ और उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं आप, जैसे सोडियम नाइट्रेट Na, तो सबसे पहले आपने देखा सोडियम का सिंबल Na और नाइट्रेट NO3, इसका सिंबल NO3। अब इन दोनों की संयोजकता Na पर प्लस होता +1, NO3 पर -1, तो आपने एक दोनों की संयोजकता लिख दी, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता। अब आपने क्रिस क्रॉस किया तो 1 तो कभी नहीं लिखा जाता कि आपने 1 कभी नहीं लिखा जाता कि आप ऐसे लिख रहे हो Na1, ये नहीं लिखा जाता, बस ये हिडन रहता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जाते हैं बच्चों, तो इस सबसे पहले हम मैग्नीशियम का लिखेंगे Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, प्रतीक या सूत्र पर लिखेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल 2, हाइड्रोक्साइड का 1। तो आड़ा तिरछा पद्धति में जाएंगे ना तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसमें होल ट्वाइस लिखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। क्लियर। फिर अमोनियम फास्फेट कैसी तरीके से हम लिख सकते हैं, NH4। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने अमोनियम का सिंबल लिखा या सूत्र लिखा, फास्फेट का सिंबल या सूत्र लिखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस यानी कि सूत्र लिखेंगे अमोनियम का फास्फेट का, तो अमोनियम की संयोजकता +1, फास्फेट की -3। अब क्रिस क्रॉस में जाएंगे तो ये बहुपरमाणुक आयन है, इसको कोष्ठक में लिखेंगे। देखिए इसकी संयोजकता NH4 का होल ट्वाइस PO4, ठीक। इसी तरीके से बच्चों सोडियम सल्फेट का हम लेंगे, इसी तरीके से बच्चों हम लोग सोडियम सल्फेट का लेंगे NaSO4, ठीक। तो सोडियम की क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग ने सिंबल लिया Na, सल्फेट का SO4। अब इसके नीचे इसकी संयोजकता लिखी 1 और 2, और क्रिस क्रॉस पद्धति में जाएंगे आड़ा तिरछा पद्धति में, तो ये 2 किस पर जा रहा है, हमारा सोडियम पर है, और सल्फेट इधर 1 इधर जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि Na का होल ट्वाइस आपने नहीं लिखा,
ये नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुपरमाणुक आयन नहीं है, ये एक परमाणुक है ना। इसी तरीके से Na2 और SO4, अब 1 तो लिखा नहीं जाएगा, इसीलिए Na2 और SO4 होगा। यहाँ पे 1 नहीं होता, ये 1 हिडन होता है, इसको मानिए यहाँ पर 1 है। यानी कि Na की क्या थी हमारी, Na 1 था, SO4 2 था, तो क्रिस क्रॉस पे गया ना, तो Na2 लिख के और SO4 लिख के, तो SA4 का Na का होल ट्वाइस नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक परमाणुक है, ये बहुपरमाणुक नहीं है। अगर ये बहुपरमाणुक होता है तब यहाँ पर कोष्टक में लेते हैं। अब ये क्लियर है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आड़ा तिरछा पद्धति बहुत आसान है, इजी में आप इसका फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 आपके दिए गए हुए हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट का दिया गया हुआ है, और मान लीजिए ये 2 है। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करते हैं। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, प्रतीक कैल्शियम का Ca और सल्फेट का सूत्र SO4 है, ठीक है ना। अब कैल्शियम की संयोजकता तो 2 है और सल्फेट की भी 2 है। अब यहाँ पर जब ये 2 नंबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएंगे ना, कट के 1 हो जाएंगे, और 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए CaSO4 है। अगर ये 3 होगा तो भी हमारा कटेगा, 2 है तो इसका मतलब ये कट रहा है। इसकी संयोजकता यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसका 2 नंबर नहीं है, इसीलिए कि Ca2 आपने लिखा, SO4 2 लिखा, CaSO4 2 नहीं होता। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे CaSO4 2 नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये कट गया है, ये 1 हो गया, तो CaSO4 1 तो हिडन है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब सूत्र के देखिए यहाँ पर लिखा है, जब सूत्रों में दोनों आयनों पर आवेश समान हो। देखिए दोनों आयन है ना, इस पर समान आवेश है, तो सूत्र को सरलीकृत करते हैं, यानी इनको काट ले। इसीलिए हम सूत्र को देखिए यहाँ पर Ca2SO4 का होल ट्वाइस 2 को CaSO4 के रूप में सरलीकृत करते हैं, यानी इसको हम सरल में और लिख लेते हैं। इसी तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट का है बच्चों, तो अब एल्युमिनियम का सिंबल Al और सल्फेट का जाएंगे तो SO4 है। अब इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, फिर क्रिस क्रॉस में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, La2। ये बहुपरमाणुक तो है नहीं, एक ही परमाणु है, तो La2, और SO4 क्या है, ये बहुपरमाणुक है, तो SO4 का होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग ने अच्छे से समझा होगा बच्चों, और पढ़िएगा। और दूसरा बच्चों, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ टेबल है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। इस टेबल को आपको फिल करके इसी को हमको होमवर्क में सेंड करना है। और निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र को आड़ा तिरछा पद्धति से बनाना भी है। तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट, इन सारे को करके कल मेरे होमवर्क में, इसको कल आप लोग करिएगा, कल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे सेंड करिएगा बच्चों। आज इसको सेंड नहीं करिए, कल सेंड करिएगा। इसको करके क्रिस क्रॉस पद्धति में इसको क्या करना है, आपको बनाकर भेजना है। तो ओके बच्चों, वीडियोस को अच्छे से देखिए, केयरफुली वॉच करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।